हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अनडाउटेडली आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो करें आप अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छे अपने टारगेट को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें और उस डायरेक्शन में मेरा जो सहयोग है डे बाय डे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। माई सेल्फ बिंदु प्रकाश द्विवेदी, योर मेंटर, योर गाइड, योर फ्रेंड, योर टीचर। जैसा आप मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। द टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th में उसका एक जो टॉपिक आता है वो आता है इनफर्टिलिटी। आज हम उस इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या क्या इसमें क्लिनिकल कंडीशंस आती हैं? अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो क्या उनको कभी बच्चा नहीं हो सकता है? या कुछ ऐसी अपने पास टेक्नोलॉजीज है कि इन टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यू जो बेबीज़ हैं वो किए जा सकते हैं। दैट मीन जो पेरेंट हैं वो कुछ अपना एक्सपेंसेस को बियर करके दे कैन एंजॉय द पेरेंटहुड, दे कैन हैव द बेबी। तो ओवरऑल आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, इनफर्टिलिटी। अगर डिफाइन करते हैं तो इनफर्टिलिटी इज व्हाट? फेलियर टू कंसीव इवन आफ्टर 1 or 2 year of regular unprotected sexual cohabitation means the couple is in regular sexual cohabitation without using any kind of contraceptive device, but still they are not able to produce baby, or still the female is not able to conceive, means एक ऐसे सिचुएशन जहां पर किसी भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो या वो फिर ओरल कॉम्बिनेशन हो, उनका इनटेक नहीं किया जा रहा है। दे द कपल इज यूजिंग बेसिकली ऑल ऑफ इट्स मेथड इन ऑर्डर टू हैव द बेबी, बट स्टिल 1 or 2 year के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट के बावजूद भी उनमें बेबी नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। अब कभी कभी हम लोग इसको स्टेरिलिटी के साथ में जोड़ देते हैं, या कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी आर इंटरचेंजेबल। बहुत क्लियर कट आपको बता दूं दोस्तों, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी आर नॉट इंटरचेंजेबल, और यू कैन से दे आर नॉट द मीनिंग ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट द साइनोनिम्स ऑफ ईच अदर। स्टेरिलिटी क्या है? इट इज कंप्लीट फेलियर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। तो ओवरऑल जो कंप्लीट फेलियर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी। लेकिन जो इनफर्टिलिटी होती है वो एक रिलेटिव स्टेरिलिटी है। यू कैन से कि पार्शियल स्टेरिलिटी होती है, कि मेल और फीमेल में किसी एक में कोई प्रॉब्लम होगी, पूरे के पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर नहीं होता है। ठीक है? तो इट इज इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव स्टेरिलिटी, नॉट एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी। आई टोल्ड यू कि एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी आर द काइंड ऑफ कंडीशन व्हेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली फेल्स, while in case of infertility रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ एक या दो लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है केवल एक ही लेवल पर प्रॉब्लम हो और बाकी का सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। अब ये जो इनफर्टिलिटी है वो मेल और फीमेल में बेसिकली अलग अलग तरीके से है, उसको डायग्नोस किया जाता है। अगर हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज द कंडीशन व्हेन नो कंसेप्शन है टेकन प्लेस एवर बिफोर, मतलब उनमें कभी भी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है। फाउंड इन द पेशेंट हु हैव नेवर कंसीव्ड, दैट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी में क्या है कि द कंसेप्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, दे आर हैविंग द बेबीज, बट इफ दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट बेबी देन दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग कंसीव्ड। तो प्राइमरी में क्या है कि ये उस केस पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में पहले कभी उनको बच्चा हुआ ही नहीं है। जबकि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें बेबी पहले से है, लेकिन सेकेंड टाइम पर व्हेन दे आर विलिंग टू हैव अनदर बेबी इन द फैमिली दे आर अनेबल टू हैव। अब इस इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज हैं वो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है? अब उन मल्टीपल टाइप में से जैसे कि देयर में बी द फिजिकल, दैट मीन जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे, काम नहीं कर रहे हैं। इट में भी कॉन्जेनिटल बाई बर्थ हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशन जैसे कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया हो इसके वजह से है।
इम्यूनोलॉजिकल हमारा इम्यून सिस्टम अनडाउटेडली हमारे बॉडी की सेल को टारगेट तो नहीं करता, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि इम्यून सिस्टम स्टार्ट टारगेटिंग बॉडीज ओन सेल्स। अब मान लीजिए कि इम्यून सिस्टम से कोई एंटीबॉडी बना और वो एंटीबॉडी या तो फीमेल के फॉलिकल को डैमेज कर रहा है या मेल के स्पर्मेटोगोनिया को डैमेज कर रहा है या फिर किसी अदर टाइप के कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, तो उस केस पर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, कंसेप्शन नहीं होगा। आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो साइकोलॉजिकल है, मानसिक कह सकते हैं, कुछ तनाव आ जाते हैं, उनके कारण भी कभी-कभी नहीं हो पाता है। और इन सब में होने के बावजूद होता क्या है कि मोस्ट ऑफ केस पर, जो कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है फॉर नॉट गेटिंग कंसीव्ड। मीन्स ये एक कह सकते हैं फीमेल के साथ में अन्याय है, इनजस्टिस है। इन इंडिया फीमेल आर फ्रीक्वेंटली आर इनकरेक्टली ब्लेम्ड फॉर द इनफर्टिलिटी आर नॉट गेटिंग कंसीव्ड। रीजन देखो, मैं इंडिया की ही बात तो नहीं करूंगा, मैं अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूं तो कोई भी सोसाइटी ले वर्ल्ड में, और हर सोसाइटी क्या है, मुस्लिम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल्स में कमियां निकालने के पहले लोग फीमेल में ही कमियां निकालते हैं। अब वो क्या सोशल स्टिग्मा शुरू से चला आ रहा है, आज भी लोगों का माइंडसेट कहीं हद तक वहीं तक है। मीन्स देखिए, अगर कपल में किसी टाइप की इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल में है या फीमेल में है, विदाउट डायग्नोसिस नीदर मेल नॉर शुड फीमेल शुड बी ब्लेम्ड फॉर नॉट गेटिंग कंसीव्ड। जब प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस के बाद में हो कि भाई ये प्रॉब्लम, और उसमें ब्लेम करने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस हैं जो कभी भी किसी को भी हो सकता है, उसके लिए किसी को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं। बहुत केस पर हम देखते हैं कि मेल और फीमेल आर क्वाइट हेल्दी, मतलब कहने का बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बट इसके बावजूद उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, उस कारण को बिना जाने किसी मेल या फीमेल को ब्लेम करना बिल्कुल भी गलत है। हियर मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए, अगर नॉर्मल फर्टाइल कंडीशन देखी जाए मेल के केस में, तो पर इजाकुलेशन 2.5 टू 5 ml सीमेन का रिलीज होता है। पर इजाकुलेशन कितना सेमेन निकलता है, 2.5 टू 5 ml के आसपास निकलता है। उसमें जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए वो कितना है, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। एंड मोस्टली स्पर्म कैसे होने चाहिए, प्रॉपर हेल्दी होने चाहिए, हाईली मोटाइल होने चाहिए, एंड दे शुड आल्सो हैव ह्यूज रिजर्वायर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रक्टोज। मींस अगर ये सिचुएशंस है कि किसी मेल में पर इजाकुलेशन 2.5 से 5 ml सेमेन इजाकुलेट होता है, उस इजाकुलेटेड सीमेन में जो स्पर्म काउंट है वो 200 टू 300 मिलियन के आसपास है, और उसके जो स्पर्म प्रॉपर हेल्दी और फुली मोटाइल है, तो वहां पर वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एक फर्टाइल कंडीशन कहलाएगी। अब ये चीजें अगर बदल जाए, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, लाइक स्पर्म काउंट कम हो गया, स्पर्म काउंट अगर मान के चलिए कि बिलो 20 मिलियन पर एमएल को अगर हम काउंट लेके चलते हैं, तो वो कंडीशन एक इनफर्टिलिटी में जाती है, कि मीन्स अगर किसी पर्सन के सीमेन में पर एमएल 20 मिलियन से भी स्पर्म कम है, दैट कंडीशन इज ओलिगोस्पर्मिया, और इस केस पर इनफर्टिलिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो जाता है बाय द यूटेराइन फैगोसाइटिक सेल। उसके पीछे रीजन क्या है कि मेल और फीमेल जेनेटिकली डिफरेंट हैं, और जब जेनेटिकली डिफरेंट है तो जैसे ही एक जेनेटिकली डिफरेंट सेल ह्यूमन फीमेल के यूट्राइन ट्रैक में पहुंचेगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचेगी, तो वहां पर फैगोसाइटिक सेल उसको आइडेंटिफाई करेंगी कि दिस इज ए सेल दैट इज हैविंग फॉरेन ओरिजिन, और इन दैट केस फैगोसाइटिक सेल एक्टिवेट होकर के मोस्ट ऑफ स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देती। इसके अलावा हो सकता है एजोस्पर्मी, दैट मीन एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, या तो रिड्यूस स्पर्म काउंट हो गया या स्पर्म पूरी तरीके से एब्सेंट हो गया, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो पा रहा है। एस्थेनोजिस्पर्मिया, रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म की काउंट है वो सॉरी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओवम का वायबिलिटी होती है, ओवम का जो लाइफ स्पैन है आफ्टर रिलीज, वो कितना 24 आवर्स का है। अब स्पर्म का जो स्पीड है, मोटिलिटी है, वो स्लो हो चुका है। अब अगर स्पीड स्लो हो चुकी है तो डेफिनेटली जो स्पर्म है वो उस गिवन टाइम पर ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, एंड बिफोर दैट ओवम क्या होगा, डेड हो जाता है।
टीरेटोजिस्पर्मिया डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अगर हम स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो स्पर्म में हेड और हेड में भी कितने पोर्शन, एक इसमें क्या होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्रोसोम। ये प्रॉपर हेल्दी होने चाहिए। जो एक्रोसोम है उसमें जो भी रिक्वायर्ड लाइटिक एंजाइम की जरूरत है वो होने चाहिए। मिडल पीस पूरी तरीके से डेवलप हो गया, क्योंकि मिडल पीस क्या होता है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म होता है। तो वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो, वो दे आर शुड बी फुली फंक्शनल। एंड फाइनली जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, टेल रीजन है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। तो ओवरऑल जो स्पर्म है वो मॉर्फोलॉजिकली हेल्दी होने चाहिए। और अगर किसी कारण से इस मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग टेरेटोजू स्पर्मिया। साथ ही साथ कंडीशन सच एज लो फ्रक्टोज। अब लो फ्रक्टोज कैसे इनफर्टिलिटी में रोल प्ले करता है? जो फ्रक्टोज है इट इज ए एनर्जी रिसोर्स और रॉ मटेरियल फॉर द स्पर्म। अब अगर सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन कम है तो डेफिनेटली स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी और स्पर्म विल नॉट बी एबल टू रीच टू दी ओवम। हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट रहता है, हाई विस्कोसिटी है, सीमेंट विस्कोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, सीमेंट डिसॉल्व नहीं होगा। और जब सीमेंट डिसॉल्व नहीं होगा तो जो एसेंट ऑफ स्पर्म होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। लो इजैकुलेट वॉल्यूम है, स्पर्म का जो काउंट है वो तो कम है, सीमेन वॉल्यूम भी कम। आपका सीमेन वॉल्यूम अगर कम है तो डेफिनेटली जो उस सेमिनल प्लाज्मा में जो भी मटेरियल स्पर्म को चाहिए, लाइक फ्रुक्टोज हो गया, एसिटिक एसिड, कैल्शियम आयन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, क्लॉट डिसॉल्विंग फैक्टर्स हो गए, उनका कंटेंट कम हो जाएगा। तो स्पर्म को वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जिससे कि वो विद इन द टाइम जो ओव्यूलेशन के बाद तक उसको वहां पहुंचना है 24 आवर्स के अंदर अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। और इसके पहले कि स्पर्म वहां पहुंचे वो हम डेड हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन खत्म के चांसेस खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। मेल इनफर्टिलिटी रूट कॉजेस और एनाटॉमिकल फैक्टर, क्या क्या और चीजें हैं जो मेल में इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकती हैं? जैसे क्रिप्टोरकिटिज्म। क्रिप्टोरकिटिज्म मींस द कंडीशन व्हेन स्पर्म डू नॉट डिसेंड टू द स्क्रोटम, दैट मीन sorry, testes do not descend into scrotum, testes remain in abdominal cavity। अब अगर जो कोर बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि स्पर्म के मैचुरेशन के लिए टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर चाहिए। और अगर जो टेस्टिस हैं वो इंट्रा एबिडोमिनल रह गई हैं, ठीक है, दे फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, तो टेस्टिस का टेम्परेचर भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इस पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। तो क्रिप्टोरकिटिस भी एक कारण बनता है किसका, इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल्स। एसेंस एब्सेंस और ब्लॉकेड ऑफ वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस अगर ब्लॉक है तो अगर बाई चांस मान लीजिए कि टेस्टिस डिसेंड हो चुके हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल है, लेकिन अगर ये फेलो वास डिफरेंस ब्लॉक है तो भी तो स्पर्म का एसेंड अपवर्ड नहीं होगा और दे विल नॉट बी रीचिंग टू दी एंड फाइनली आउटसाइड द बॉडी, तो ब्लॉकेड हो सकता है। पैथोलॉजिकल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे, कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे कि एक डिजीज होती है मम्प जो पैरामिक्सो वायरस से होती है और ये बेसिकली टारगेट करती है हमारी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड को। लेकिन अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि दिस वायरस इज रीचिंग टू द टेस्टिस एंड वेयर वहां पर वो ऑर्केटाइटिस कराता है, दैट मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस कराता है एंड फर्दर इट में कह सकते हैं रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फाइनली इट विल रिजल्ट आर विल ऐड इन इनफर्टिलिटी। हाइपरथर्मिज्म, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लिनिकल जेनेटिक ब्लॉकेट, लाइफ स्टाइल, बहुत सारे मतलब अनेक लोगों को लाइफ स्टाइल ऐसा है या ड्रग इनटेक करते हैं तो भी हो रहा। इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन से कुछ ऐसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है जो इस पर मदर सेल दैट इज जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो एक कोई कारण नहीं है इनफर्टिलिटी के। ओके, हाँ ये जरूर है कि इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। अब अगर ये सभी अप्लाई आप कर दो कि उसमें क्रिप्टोरकिटिज्म भी है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजियोस्पर्मिया है, टीरेटो, सब कुछ अगर आप लगा दें तो दैट विल बिकम स्टेरिलिटी। लेकिन इनमें से कुछ एक दो फैक्टर अगर हैं जिसके कारण कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है तो हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं आगे कहां पर, फीमेल की केस। फीमेल के केस में अगर फर्टाइल कंडीशन है तो वो तभी होगी जब क्या है, उसमें रेगुलर ओव्यूलेशन हो पा रहा हो, जो हार्मोन लेवल फीमेल की बॉडी में चाहिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी वो नॉर्मल बना रहे, फॉलिकुलर ग्रोथ नॉर्मल होनी चाहिए,
जो फैलोपियन ट्यूब है या यूट्रस है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, उनकी कैनाल, उनकी जो कैविटी है वो प्रॉपर डेवलप्ड, लाइक फैलोपियन ट्यूब की कैनाल प्रॉपर ऐसी तरीके से डिजाइंड हो, ऐसी बनी हो, इस तरीके से डेवलप हो एम्ब्रियोनिक टाइम पे कि वो स्पर्म और ओवम और जाइगोट के मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। साथ ही यूट्रस के अंदर कैविटी में फाइब्रॉइड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कि अगर फाइब्रॉइड यूट्रस होगा तो वहां पर स्पेस ही नहीं होगा, तो फिर इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम आएगी, फर्दर फीटल ग्रोथ की प्रॉब्लम आएगी। तो एक है हाइपर प्रोलैक्टीमिया। हाइपर प्रोलैक्टीमिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक तो गोनेडोट्रोपिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अब मान लो फीमेल में फॉलिकुलर ग्रोथ हुई, अब फॉलिकुलर ग्रोथ होने के बाद ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच चाहिए टू इंड्यूस ओव्यूलेशन। लेकिन अगर किसी फीमेल में हाइपर प्रोलैक्टीमिया है, तो हाइपर प्रोलैक्टीमिया प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा है। कौन सा हार्मोन ज्यादा है? प्रोलैक्टिन ज्यादा है, जो एक ऐसा हार्मोन है जो कि केवल कहां पर कब निकलता है? लैक्टेशन टाइम पे निकलता है, लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज के कारण जो कह सकते हैं सेल्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करती हैं, वो एक्टिव हो जाती है और उनसे निकलता है प्रोलैक्टिन। और अगर किसी कारणवश किसी फीमेल में अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है, तो ये हाई जो प्रोलैक्टिन होता है वो एंटी गोनेडियल हार्मोन की तरह से काम करता है, मतलब गोनेडियल एक्टिविटीज को सप्रेस कर देता है। डन। ओवल्यूटरी डिसफंक्शन, एनोवल्यूशन, ओवल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे कारण बनेंगे। एक तो है कंडीशंस ऑफ हाइपर प्रोलैक्टीमिया की जो ओवम है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, इस फॉलिकुलर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि आफ्टर ओवल्यूशन बनती है, वो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत जल्दी डिजनरेट हो पा रही है, क्योंकि अगर एलएच का लेवल कम है, क्योंकि ये एलएच ही एक ऐसा हार्मोन है जो दो काम कराता है, एक तो ओवल्यूशन कराता है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी फोलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम कराता है। तो अगर एलएच का लेवल बाई चांस कम है और वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन इस क्वांटिटी पे नहीं होगा कि यूट्रस बिकम हाईली रिसेप्टिव फॉर द एम्ब्रियो। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक चीज और काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो मेक यूट्राइन एंडोमेट्रियम सेक्रेटरी, उससे फ्लूइड निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेराइन फ्लूइड, और वो जो यूटेराइन फ्लूइड होता है, वो यूटेराइन फ्लूइड एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम का अर्ली डिजनरेशन होता है, या अर्ली ये कह सकते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, तो यूट्रस में भी काम नॉन रिसेप्टिव। और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आगे 1-2 महीने तक काम करे, उसके बाद कभी वो नॉन फंक्शनल हो जाए, तो एक कारण ये भी बनेगा। ठीक है। देन आफ्टर और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब डिफेक्ट, मीन्स जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेड है, मीन्स यहां तक ओवम आ चुका है, ओवम यहां तक पहुंच चुका है, ओवम यहां तक तो पहुंच चुका है, और स्पर्म है वो यहां तक पहुंच चुके हैं, स्पर्म यहां तक, लेकिन बीच में यहां कहीं पर क्या है? ब्लॉकेड है। तो अब यह ओवम इधर तो आएगा नहीं और स्पर्म यहां नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वेरी क्लियर। तो इंपेयर्ड मोटिलिटी, लॉस ऑफ सीलिया, एक और चीज यहां पर इसने ऐड कर रखी है, वो क्या? सिलियरी मूवमेंट। जो सिलियरी मूवमेंट होती है वो बहुत नेसेसरी है। देखो, ओवम कहाँ रिलीज होता है? ओवरी से निकलता है, कहां पर? पेरिटोनियल कैविटी, या फिर वो निकलता है एबिडोमिनल कैविटी में निकलता है, क्या? सेकेंडरी ऊस है, जिसको मिसकंसेप्शनली लोग ओवम बोलते हैं, ये निकला हुआ है। अब इसको पिकअप कौन करता है? फिम्बरी पिकअप करते हैं। अब फिम्बरी के बाद इसको फेलोपियन ट्यूब तक, दैट इज फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक, दैट इज साइट ऑफ इम्प्लांट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जो भेजने का काम होगा वो सिलेरी मूवमेंट होगा। ओवम इज नॉन मोटाइल गैमेट इन ह्यूमन फीमेल। अब नॉन मोटाइल गैमेट है क्योंकि इसमें कोई फ्लैजिला या सिलेरिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इट डिपेंड्स अपॉन ciliary movement of the fallopian tube to reach to the ampulla। तो अगर fallopian ट्यूब की ciliary movement reduced है, तो वो जो रिलीज्ड ओवम वो fallopian ट्यूब के एम्पुला तक नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए कैसे कि वो पहुंच भी जाता है, तो जो जाइगोट बनता है वो भी एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो उस जाइगोट को भी तो यूट्रस तक लाना पड़ेगा, और वो काम कौन करता है? वो केवल करता है सिलियरी मूवमेंट इन केस ऑफ fallopian ट्यूब। तो उस केस में अगर सिलियरी मूवमेंट स्लो है, तो जाइगोट भी टाइमली वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, यूट्राइन कैविटी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो भी आगे कंसेप्शन नहीं हो पाएगा।
सर्वाइकल होस्टिलिटीज, कंजेनाइटल इलॉन्गेशन और ऑक्लूजन ऑफ द पॉलिप सर्विक्स स्कैंटिव। सिंपल सी चीज अगर मैं बताऊं तो जो सर्वाइकल फ्लूइड होता है वो सर्वाइकल फ्लूइड की अपनी एक विस्कोसिटी होती है, और अगर वो विस्कोसिटी जो आइडियल विस्कोसिटी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होनी चाहिए वो नहीं है, मींस वो थिकनेस बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर जो सर्वाइकल फ्लूइड है, यहाँ पर जो सर्वाइकल फ्लूइड है उसके जो फ्लूइड की क्या है, विस्कोसिटी हाई है, क्या कह सकते हैं, वो जो सर्वाइकल फ्लूइड है वो सर्वाइकल फ्लूइड कंपैरेटिवली थिक है, और अगर थिक है तो भी इस पर इसको इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यूटेराइन मालफंक्शंस, नॉन कैनालाइजेशन और कंजेनिटल मालफंक्शन फाइब्रॉइड यूट्रस। मैंने पहले बताया कि अगर यूट्राइन जो कैविटी उसमें फाइब्रस टिश्यू का एकोमुलेशन हो चुका है तो यूट्रस भी स्पर्म के एसेंट को रोकेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी के बाद वो जो इम्प्लांटेशन है वो उसको अच्छे तरीके से नहीं होने देगा। वेजाइनल डिफेक्ट, वजाइना ग्रोथ प्रिवेंटिंग नॉर्मल क्वाइटस एंड स्पर्म डिपोजिशन, वजाइना में कोई डिफेक्ट है, या फिर वजाइना का एक पीएच भी है कि जो वजाइना के लेवल पर जो पीएच है नॉर्मल डेज पर वो 3 to 5 के आसपास है और हाइलिक एसिडिक पीएच है, और ये हाइलिक एसिडिक जो पीएच होता है वो कैसा होता है, स्पर्मिसाइडल होता है। तो अगर वहां पर फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड जिसको बर्थोलिन ग्लैंड करते हैं, अगर उनके द्वारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बर्थोलिन सिक्रीशन नहीं निकलेगा तो जो वजाइना का पीएच है वो चेंज नहीं होगा, तो स्पर्मिसाइडल इंपैक्ट एट द लेवल ऑफ वजाइना देखने को मिलेगा। तो ओवर और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं किसी फीमेल में और मेल में in order to develop the infertility, but what the reason is that it can be कह सकते हैं एनालाइज एंड डायग्नोज वेरी प्रॉपरली। अब इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस हो गया, करेक्टिव टाइम ट्रीटमेंट्स, कंसेप्ट, कन्वेंशनल थेरेपीज, फर्टिलिटी क्लिनिक्स एंड फर्टिलिटी ड्रग्स, असिस्टेड रिप्रोडक्शन। देखो कुछ केस पर ऐसा होता है कि जैसे कि ऐसी कुछ नॉर्मल डिग्री ऑफ इनफर्टिलिटी इसको हम नॉर्मल ड्रग्स के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंडीशन बताता हूं, मेल के केस में ऑल ओके, ओके, मेल के केस में ऑल ओके है, और वहीं अगर हम मान लो फीमेल की केस में कहते हैं तो कंडीशन है एन ओव्यूलेशन, एन ओव्यूलेटरी कंडीशन है, एन ओवल्यूशन की कंडीशन। और ये एन ओवल्यूशन किस लिए है, ड्यू टू लो एलएच, एलएच हार्मोन कम होने के कारण फीमेल में ओवल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है बिना किसी अदर टाइप ऑफ असिस्टेंस के, और वो कैसे, इस केस पर क्या करते हैं कि फीमेल को एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और एचसीजी मिमिक द रोल ऑफ एलएच। तो इस केस पर अगर मान लीजिए फीमेल में फॉलिकुलर डेवलपमेंट नॉर्मल है, केवल एलएच हार्मोन के सर्ज न होने के कारण फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। या मान लीजिए कि मेल के केस में ओलिगोस्पर्मिया है, और उस ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स दी जा सकती है जो उसमें लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दें, तो स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी होते हैं जिनके लिए बहुत बड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर द कॉज इज दैट कि वो इस नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो आज के मेडिकल साइंस में इतना कुछ एडवांसमेंट आ चुका है कि दे कैन हैव द बेबी बाय यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, हाईली स्पेशलाइज्ड laboratory techniques to assist conception when natural or corrective treatments fail। ओके, जो करेक्टिव ट्रीटमेंट में है जैसे मैंने यहाँ बताया कि कुछ ड्रग्स के द्वारा दे करके कुछ दवाइयां दे करके उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए। तो क्लिनिकल रियलिटीज रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइज एंड हैंडलिंग, मींस यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स होने चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, वो हाईली एक्सपर्टाइज उनकी होनी चाहिए। डिमांड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ ये जरूर है, ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको सभी लोग अफोर्ड नहीं करते क्योंकि बहुत ही इनमें एक्सपेंसिव होती हैं, इनमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है।
प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन सेलेक्टेड सेंटर मेकिंग अफोर्डेबल इन ए लिमिटेड पॉपुलेशन। सब जगह तो नहीं है और सब लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ही ये भी अवेलेबल है। डन। अब आता है यहां पर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर बेसिकली इनविट्रो मींस होता है आउटसाइड द बॉडी, मींस फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इन एन आइडियल मीडियम विद इन अ टेस्ट ट्यूब। मींस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम वो आइडियल मीडियम तैयार करते हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेवल पर होता है, और फिर हम वहां पर दोनों टाइप के गैमेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और आफ्टर दैट जो एम्ब्रियो बनेगा वो पर्टिकुलर स्टेज पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गैमेट कलेक्शन, गैमेट कलेक्शन मीन से क्या है, देखो सबसे होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीमेल होती है, फीमेल एडमिनिस्टर्ड विद एफएसएच हार्मोन्स और एफएसएच लाइक हार्मोन्स। जब एफएसएच हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा तो उसके रिजल्टेंट यहां पर होता है सुपर ओव्यूलेशन। और सुपर ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि मेनी ओवा डेवलप एट अ टाइम, डेवलप एट अ टाइम, एक बार में बहुत सारे ओवा डेवलप होते हैं, एंड देन आफ्टर उनका एस्पायरेशन या उनको वहां से कलेक्ट करते हैं। मींस जैसे यहाँ पर ये ओवा प्रेजेंट होंगे इस फेलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर ये जो एक्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओवा प्रेजेंट होते हैं ओवरी के लेवल पर, इनको स्पेसिफिक टेक्निक की हेल्प से एस्पायर करते, मतलब इनको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। अब बाहर निकालने के बाद दे आर प्लेस्ड इन पेट्री डिश और यू कैन से द टेस्ट ट्यूब, जैसे इसको टेस्ट ट्यूब में भी कहा गया है। डन। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन द पेट्री डिश, क्लीवेज स्टेज हुआ क्या। अब यहां पर ये जो गैमीट का कलेक्शन है इधर फ्रॉम द फीमेल और द डोनर फीमेल से ले सकते हैं, जो मेल स्पर्म है वो उसी कह सकते हैं हस्बैंड या उसकी डोनर हस्बैंड डोनर पर्सन से ले सकते हैं। आफ्टर दैट उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया गया, टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में कराया गया, और वहां पर ही उसका क्लीवेज चालू हो जाता है। अब जब क्लीवेज चालू हुआ इट मींस एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। वो एम्ब्रियो अगर लेस देन 8 सेल स्टेज में है तो इट इज ट्रांसफर्ड इन fallopian tube and hence the method is called as क्या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मींस अर्ली एम्ब्रियो और जाइगोट is transferred in fallopian tube, so the term is used at zygote intrafallopian transfer, the zygote or early embryo transfer in directly into the fallopian tube। और ये तभी होगा कि जब उस एम्ब्रियो में 8 सेल स्टेज से कम सी स्टेज हो, दैट मीन लेस देन 8 सेल या अप टू 8 सेल तक एम्ब्रियो का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, और अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो इट इज ट्रांसफर इन द यूटेराइन, इज कॉल्ड एज इंट्रायूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मोस्ट ऑफ केस पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंट्रायूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर को ही सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफर करेंगे तो फाइनली उस एम्ब्रियो को वापस आना कहाँ है, आना तो उसको यूट्रस में ही है। तो क्या करते हैं वो मोर देन 8 स्टेज पर इस एम्ब्रियो को यहां पर ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के लेवल पर, और एक बार में 2 या 3 एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है कि अगर कोई एक एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन रिजेक्ट भी हो तो दूसरा का इम्प्लांटेशन हो जाए। और यह सिर्फ इसीलिए किया जाता है ट्रांसफरिंग ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, सो दैट की जो कंसेप्शन है या इम्प्लांटेशन है उसको इंश्योर किया जा सके। तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वाइवो। अब इन वाइवो क्या, देखिए कुछ केस पर ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि एक फीमेल है एक्स, ठीक है। अब इस फीमेल में कुछ कंडीशंस है कि इसमें इनफर्टिलिटी कंडीशंस है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरी फीमेल, ये दोनों फीमेल ही है, ठीक है, ये एक फीमेल 1 है और यहां पर ये फीमेल 2 है। तो अब इस फीमेल 2 में के अंदर ही बना हुआ जो एम्ब्रियो होगा, दैट मीन एम्ब्रियो विद इन फॉर्म्ड विद इन द फीमेल एम्ब्रियो। अब अगर ये एम्ब्रियो किसी फीमेल के अंदर बना है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ या नहीं हुआ, और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है तो उसको बोलते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो कुछ केस पर ऐसा भी है कि अगर किसी फीमेल का जो एम्ब्रियो है उस फीमेल के एम्ब्रियो को भी निकाल के इस फीमेल में ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। दैट मीन इन फ्यू केसेस embryo formed by in vivo fertilization can also be transferred to a female
in order to bring about conception in female who she is wanting the same. So in vitro fertilization, the type of fertilization when the in vitro techniques are the techniques when fertilization taking place outside the body of the female in an artificial similar medium to that of female body with same temperature, same nutrient amount, same concentration होगा, बशर्ते मेल या फीमेल के गैमीट्स को कलेक्ट करते हैं, या फिर हम डोनर मेल फीमेल से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, पेट्री डिश में रखेंगे या टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो अर्ली क्लीवेज होगा वो पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब में होगा. एंड आफ्टर दैट embryo up to 8 cell stage can be transferred in fallopian tube, or embryo more than 8 stage can be transferred in uterus. So it may called as zygote intrafallopian or transfer, or intrauterine embryo transfer. Means in vitro fertilization में after fertilization 2 procedures are being followed. One of them is GIFT, that is zygote intrafallopian transfer, or intrauterine embryo transfer. Next, in vivo fertilization. अब in vivo fertilization means the fertilization taking place within the body of female. अब यहां पर क्या है कि गैमेट्स वगैरह को ट्रांसफर करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाता है. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इन द फेलोपियन ट्यूब. सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि फीमेल इज एन ओवल्यूटरी, किसी भी कारण से हो सकता है उसमें फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं हो पा रही है या फॉलिकल ही नहीं है. इन दैट केस फीमेल तो एनोवल्यूटरी है, बट उसका जो यूटेरस है वो फुली फंक्शनल है. अगर वहां पर हार्मोनल कॉम्बिनेशंस एडमिनिस्ट्रेट कर दिए जाए तो फीमेल कैन 100% सपोर्ट द प्रेगनेंसी. इन दिस सिचुएशन द फीमेल हु इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ओवम बट कैन सपोर्ट फर्दर प्रेगनेंसी. इन दिस सिचुएशन किसी डोनर फीमेल का ओवम कलेक्ट करेंगे और फिर उस फीमेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसमें ये कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फीमेल इज एनोवल्यूटरी, बट हर यूटरस एंड रेस्ट ऑफ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से फुली फंक्शनल है कि पूरी प्रेगनेंसी को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकता है. तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल हु कांट प्रोड्यूस एन एग, जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती ऐसे फीमेल, बट द रेसिपिएंट दैट मीन द फीमेल who is receiving an ovum from another female has a suitable environment for fertilization and further development. अब इसमें क्या होगा, सिंपल सी चीज है, किसी फीमेल का ओवम कलेक्ट किया और कलेक्ट करने में उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, किसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में आप डाल दिया, और आफ्टर दैट या तो द कपल इज अलाउड फॉर द नेचुरल क्वाइटस और द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम husband or donor can be transferred in the fallopian tube में reproductive tract of the female. तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, इन वाइवो मीन्स किसी एक फीमेल से ओवम लिया, ट्रांसफर किसमें किया, फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल जिसमें ओवल्यूशन नहीं हो पा रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन या फर्दर प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रॉपर सपोर्ट किया जा सकता है. इन दिस सिचुएशन में ओवम जो लिया जाएगा, आफ्टर दैट यहां पर जो स्पर्म होंगे, जो सीमेन होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा आर्टिफिशियली. मीन्स दो चीजें हो सकती, या तो ये इजाकुलेशन नेचुरल होगा और या फिर यहाँ पर आर्टिफिशियली कलेक्ट, जो आर्टिफिशियल तरीके से भी सीमेन का इंट्रोडक्शन कराया जा सकता है. तो इंसेमिनेशन प्रोटोकॉल, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. अब ये कब होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मान लो कब हो, जैसे मान लीजिए मेल में सब कुछ सही है बट फीमेल में सब कुछ सही है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक नॉर्मल है, प्रॉपर ओवल्यूशन हो पा रहा है, यूट्रस सब कुछ नॉर्मल है. अब प्रॉब्लम कहीं मेल के केस में आ गई. अब मेल के केस में प्रॉब्लम ये है कि मेल में जो नंबर ऑफ स्पर्म काउंट है वो कम है, या फिर द मेल इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट फीमेल. अब मेल इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट फीमेल वो तभी होगा जब मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है. Erectile dysfunction, the condition when male is not able to hold erection in the penis, and in that case the male fails to inseminate female. तो दो सिचुएशन, या तो स्पर्म काउंट लो हो या फिर पेनाइल इरेक्शन ना हो पा रहा हो, तो इस सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं. और उस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में या तो सीमेन को मेल से कलेक्ट करके या तो किसी डोनर मेल से कनेक्ट करके कहां पर, या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर डायरेक्टली यूटेरस में करेंगे.
तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेक्ट द मेल इनवायबिलिटी टू इंसेमिनेट और इन केस ऑफ एजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट नहीं है या स्पर्म बहुत कम है। अगर स्पर्म नहीं है तब क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन ए फीमेल डन व्हेन हर हस्बैंड is not able to inseminate because of एजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। देखो ओलिगोस्पर्मिया है तो स्पर्म डायरेक्टली हस्बैंड से भी कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर एजियोस्पर्मिया है तो इन दैट केस एजियोस्पर्मिया के केस में जो सीमेन का कलेक्शन होगा, वो जो सीमेन का कलेक्शन होगा वो सीमेन डोनर से ही आता है इन केस ऑफ एजियोस्पर्मिया। Semen from the husband or healthy donor is artificially introduced to the vagina और वजाइना के बाद साथ साथ ऐसा भी किया जा सकता है कि वो इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन डायरेक्टली यूटेराइन कैविटी। तो व्हेन ट्रांसफर्ड इन यूटेराइन कैविटी देयर वी कैन से इट इज ए इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। एक इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक। जनरली क्या देखे जो फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम रिलीज कर दिए गए, वहां फर्टिलाइजेशन हो गया, या टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को मिक्स करके डाल दिया गया, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो एडिशन ऑफ गैमीट तो वहां पर मैन्युअली हो रहा है, बट जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो अपने आप हो रही है। कुछ केस पर ऐसा भी देखा जाता है कि स्पर्म का अगर एक्रोसोम हेल्दी नहीं है तो वो फिर क्या करेगा, ओवम की जो बाउंड्रीज होती है लाइक कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलोसिडा है, एक मेम्ब्रेन है, उनको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इन दिस केस कि बाकी का पोर्शन नॉर्मल होने के बावजूद भी स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज ओवम। इन दिस सिचुएशन क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मींस स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनसाइड द ओवम साइटोप्लाज्म बाईपासिंग दी ऑल दी बैरियर्स। क्यों बैरियर क्यों बाईपास करना जरूरी पड़ा हमें? क्योंकि स्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो मैच्योरेशन इस तरीके से हुआ है कि उसमें एक्रोसोम प्रॉपर हेल्दी तरीके से नहीं बन पाया है, और अगर वो नहीं बन पाया है तो डेफिनेटली सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, स्पर्म विल फेल टू फर्टिलाइज ओवम। इन दैट केस स्पर्म कलेक्टेड एंड डायरेक्टली इंजेक्टेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, सो कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Donor gamete or embryo utilized when the patient cannot conceive using their own gamete। मीन्स डोनर हमें तभी चाहिए होता है जब क्या है कि जो कपल है उसमें खुद का अपना ये चीज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरोगेसी, अब सरोगेसी क्या आती है? जैसे मान लो कि हियर यहां पर ये फीमेल 1 और यहां पर ये मेल 1 है। ये दोनों क्या है, वाइफ एंड हस्बैंड। ये वाइफ एंड हस्बैंड है। अब कंडीशन क्या है कि वाइफ के लेवल पर किसी न टाइप की कोई प्रॉब्लम है, और अगर वाइफ के लेवल पर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है जबकि मेल के कंडीशन में सब कुछ सही है, तो दे कैन गो फॉर सरोगेसी। किसमें क्या होता है कि मान लो कि इसमें से ओवम ले लिया, ठीक है, और यहां से क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, एंड बाय द टेक्निक ऑफ आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या बनाया, एम्ब्रियो बना लिया। और इस एम्ब्रियो बनाने के बाद ये जो एम्ब्रियो बना हुआ है, अब इस एम्ब्रियो को किसी फीमेल 2 में ट्रांसफर कर दिया, फीमेल 2 में ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये जो फीमेल होती है इसी फीमेल को बोलते हैं सरोगेट फीमेल। surrogate female. The surrogate female is the female who simply provides her uterus for embryo development, लेकिन उसका ओवम वहां पर यूज नहीं हो रहा है। तो इन केस ऑफ सरोगेसी embryo formed by in vitro technology is transferred into another female and that is called surrogacy। तो ये भी लोग करते हैं। ओके, चलिए फाइनली synthesis and the ultimate alternatives। The ultimate aim, the core objective of all reproductive program and ART procedure is to enable parenthood। मतलब जो ART की जा रही है उनका एक ही है कि जो पेरेंट्स को उनको बच्चा मिल सके। इसके अलावा अगर बाई चांस मान लीजिए वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या उनमें उन्होंने 1 या 2 बार
assisted reproductive technologies का सहारा लिया, but still they are not able to have the baby, but still they want a baby in their home. In that case they can go to certain places, orphan में जा सकते हैं, वहां पर orphan जो बच्चे होते हैं उनको वो गोद ले सकते हैं, भाई चलो यार को ले गोद ले करके वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, वो इसी तरीके से ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया में अडॉप्टेशन के लिए बहुत सारे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाए गए हैं कि जो जो कपल उनको लेना चाहता है तो पहले कपल का एजुकेशन देखा जाएगा, कपल का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उस कपल के फैमिली के मेंबर भी एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कपल एग्री कर गए, बाकी के फैमिली मेंबर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो जिस समय बच्चा वो अकेला कभी घर में होगा बाकी के फैमिली मेंबर उसको टॉर्चर कर सकते हैं। ये जरूर है कि एडाप्टेशन को लेकर के या बाकी की जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सोशल और रिलीजियस डिटरेंट आते हैं। बट देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर किसी चीज का करेक्टिव नेचर अवेलेबल है तो क्यों ना उसको ठीक किया जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, प्लीज योर सब्सक्रिप्शन इज माय मोटिवेशन। प्लीज डूइंग सब्सक्रिप्शन माय चैनल। थैंक यू सो मच।